વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ ક્લાસની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આપણે આજે ધોરણ 8માં દ્વિતીય સત્રની અંદર पाठ नंबर 2 कच्छ की शहर। इस गद्य की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के लेखक हरीश ढोलकिया के जीवन और साहित्य के बारे में जानेंगे। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। एक गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुत चर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अर्थात अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। यहाँ दर्शनीय अर्थात देखने लायक, सौंदर्य अर्थात सुंदरता, अनूठा अर्थात अनोखा, रमणीय अर्थात सुंदर। અહીં લેખક કહે છે કે આખા ભારત દેશની અંદર ગુજરાત રાજ્ય એક અલગ રાજ્ય છે અને એમાં સૌથી વધારે જો જોવાલાયક સ્થળ હોય તો એ છે કચ્છમાં। आगे, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यहाँ रेगिस्तान अर्थात रेतीला प्रदेश, वैविध्य अर्थात विविधता, पौराणिक अर्थात पुराणों के समय का धार्मिक, प्रवेश द्वार अर्थात अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। यहाँ लेखक कहते हैं कि कच्छ में 2 रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसीलिए अपनी तरह के अनूठे यहाँ पे रेगिस्तान है। आगे, सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में
आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ अवशेष अर्थात बचे हुए टूटे फूटे हिस्से, आधुनिकता अर्थात नवीनता। यहाँ लेखक कहते हैं कि सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नवीनता देखने को मिलती है। आगे सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ औद्योगिक अर्थात उद्योगों से संबंधित, स्थायी अर्थात कायमी, हमेशा के लिए रहने वाला। आगे गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। यहाँ बंदरगाह अर्थात समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। आगे कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लेखक कहते हैं कि सामखियाली से पश्चिम की दिशा की ओर हम जाए तो वहाँ पे भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर आते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह भी है। आगे कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यहाँ संगमरमर अर्थात आरस पहाड़, पुनर्निर्माण अर्थात नया निर्माण, जिनालय अर्थात जैन धर्म का धर्मस्थल। आगे इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। यहाँ प्राचीन का विरुद्धार्थी नया, तटीय का समानार्थी किनारे की। आगे पढ़ते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यहाँ ग्राम्य अर्थात ग्रामीण गांव के लोगों से संबंधित जिनालय अर्थात जैन मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात सब राष्ट्रों से संबंधित। यहाँ लेखक कहते हैं कि भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी यह सब कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है।
तो दूसरी ओर मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। तो दूसरी ओर नलिया एक प्रसिद्ध शहर भी है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा भी देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ लेखक कहते हैं कि नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। दूसरी ओर कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन बड़े आकर्षण होते हैं। आगे नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यहाँ चरण रज अर्थात पांवों की धूल, गुरुद्वारा अर्थात सिखों का प्रार्थना स्थल। आगे एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ लेखक कहते हैं कि लखपत में इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा भी है। आगे लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ झांकी अर्थात दर्शन, दृश्य, पदयात्रा अर्थात चलकर की जाने वाली यात्रा, नजारा अर्थात दृश्य। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हाजीपुर यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीररस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। यहाँ नजारा अर्थात दृश्य, मनोहारी
अर्थात सुंदर, भूचाल अर्थात भूकंप, खंडित करना अर्थात तोड़फोड़ देना, पुनः अर्थात फिर से। आगे पढ़ते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। यहाँ रणोत्सव अर्थात रेगिस्तान में मनाया जाने वाला उत्सव। यहाँ पे लेखक भुज की यात्रा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। तो दूसरी ओर यहाँ का हमीरस तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी देखने को मिलती है। तो आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे काला पहाड़ आता है। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। आगे पढ़ते हैं। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहाँ जाता है? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भुज से अंजार भी जाया जाता है। वहाँ पे जैसल तोरल की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है। तो दूसरी ओर वहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक गांव से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह कच्छ जो अनेक प्राकृतिक स्थानों का केंद्र है। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। अस्तु। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पहला प्रश्न, जिसमें है निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों कौन से मुद्दे हैं। तो 1 नंबर मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, 2 नंबर कच्छ के 3 बड़े शहर, 3 नंबर कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल और 4 नंबर कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो दोस्तों इन चारों के बारे में हमें 4-5 वाक्य लिखना है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 1, मरुभूमि यानी रेगिस्तान जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान होता है। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो देखेंगे दोस्तों मांडवी, भुज और मुंद्रा एक कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। तो दोस्तों विस्तार से लिखेंगे। उत्तर, मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। आगे देखेंगे दोस्तों भुज में क्या है। तो कि भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर,
हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। और मुंद्रा में क्या है तो देखेंगे उत्तर, मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो दोस्तों कच्छ में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, तो धार्मिक स्थल के बारे में हम लिखेंगे। तो देखेंगे उत्तर, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो दोस्तों ऐसे कच्छ में कई सारे धार्मिक स्थल हैं। आगे देखेंगे दोस्तों नया प्रश्न, प्रश्न 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों आपको भी कमेंट में लिखना है कि आप अपनी पाठशाला से कौन सी प्रवास यानी कि कौन सी यात्रा की है। तो दोस्तों देखेंगे उत्तर, और दूसरी कमेंट भी लिखनी है कि आपने कच्छ का सैर की है यानी कि कच्छ का प्रवास किया है या नहीं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 60 विद्यार्थी और 4 शिक्षक थे। आगे देखेंगे दोस्तों, आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रवास में क्या हुआ था। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। आगे देखेंगे दोस्तों, सड़कों पर मेटाडोर, जीपे और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड, सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या, भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। आगे देखेंगे दोस्तों, अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। आगे देखेंगे दोस्तों, हमने वहां के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 2 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। आपने अपने स्कूल से कौन सा प्रवास किया है और कच्छ का किया है या नहीं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो दोस्तों पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे उत्तर। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रिय मित्र यानी कि संबोधन लिखेंगे। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। आगे देखेंगे आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले
कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे, उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेंगी। फिर हम श्रीनगर गए, सचमुच सुंदर नगर है। आगे देखेंगे दोस्तों, हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। बुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों, शालीमार और निशांत बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदन वन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ शेष मिलने पर। और अंत में दोस्तों तुम्हारा मित्र महेश। तो दोस्तों ऐसे हमें पत्र लिखना है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों हमें शब्द हैं और इन शब्द में से पहेलियां बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों शब्द सितारा, हाथी, चिराग, पाठशाला। देखेंगे दोस्तों 1 नंबर पहेली सितारा यानी कि आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल जाता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो दोस्तों हमारा उत्तर हमें पता ही है, मालूम ही है। तो दोस्तों उत्तर है सितारा और चित्र है सितारा का चित्र। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो दोस्तों उत्तर देखेंगे हाथी और चित्र भी देखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, तो देखेंगे मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी हैं तेल और बाती। तो बताओ दोस्तों उत्तर चिराग यानी कि दीपक। तो चित्र है दीपक का यानी कि दिया। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। दोस्तों उत्तर है पाठशाला। तो ये पाठशाला का चित्र है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न यानी कि स्वाध्याय की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1, दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी कि शब्दकोश के क्रम में लिखना है हमें। तो देखेंगे शब्द अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर और हमदर्द। तो दोस्तों इन शब्दों को हम शब्दकोश में कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे उत्तर अभिवादन पहला प्रश्न होगा, बाद में अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखेंगे हम पहले शब्द और फिर शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे शब्द अधीक्षक, वाक्य है मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, प्रभाग यानी कि डिवीजन, तो कि फिल्म प्रभाग आज बंद था। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, वरिष्ठ यानी सीनियर, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता हैं। 4 नंबर देखेंगे दोस्तों कनिष्ठ यानी कि जूनियर, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति हैं। 5 नंबर सचिव यानी कि सेक्रेटरी, तो कि मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले देखेंगे दोस्तों शब्द दयावान, मूल्यवान, कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर और प्रिय, इन सभी को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों पहला दयावान, वाक्य है राजा बहुत दयावान था। 2 नंबर मूल्यवान, वाक्य है समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। 3 नंबर कृपालु, वाक्य है संत कृपालु होते हैं। 4 नंबर थोड़ा सा, वाक्य है दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। आगे देखेंगे दोस्तों 5 नंबर अच्छा,
मोहन एक अच्छा लड़का है। 6 नंबर सुंदर वाक्य है, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। 7 नंबर प्रिय वाक्य है, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों અહીં पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों हम उत्तर की ओर चलते हैं, देखेंगे उत्तर। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो दोस्तों इस तरह आपको यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए, यानी कि कहानी पूर्ण करनी है। तो दोस्तों कहानी है, एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। तो हमें ये कहानी पूर्ण करनी है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था। ये देखेंगे दोस्तों कहानी में क्या होगा। रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। आगे देखेंगे छोटे बेटे श्यामू को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। तो आज स्वाध्यायના પ્રશ્નો છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન એક આપણે આપણી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખીને અને આપ તૈયાર કરવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આપણો પાઠ પૂરો થાય છે, તો એનું સ્વાધ્યાય આપણે નોટમાં લખી તૈયાર કરીશું। આભાર।